हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीए फाइनल के लिए आप कैसे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और पूरी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। क्या आपको किसी भी जगह पर क्लासेस लेने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो हम सेल्फ कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके लिए क्लासेस ले लेनी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एफआर की। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि सेल्फ स्टडी जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ सेल्फ करने वाले हैं। मतलब हम क्या करेंगे, बस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल उठाएंगे और खुद से पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कर तो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसमें आपको चीज़ें इतने सीक्वेंस में नहीं मिलेंगी, उसका फॉर्मेट काफ़ी अलग है। अगर आप उससे करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, साथ ही साथ उसमें क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा नहीं होते कि आप अच्छे से अपनी पूरी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेल्फ स्टडी करने के लिए भी आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत हर सब्जेक्ट में पड़ेगी। सबसे पहला, आपको किसी भी एक फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर लेने होंगे, क्योंकि जब हम खुद से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार पढ़ के हमें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहला रिवीजन लेक्चर, दूसरा कॉन्सेप्ट नोट्स और तीसरा क्वेश्चन बैंक। किसी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है, केवल आपको रिवीजन लेक्चर लेना है और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। तो ये चीज़ें तो आपको चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि एफआर की सेल्फ स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। एफआर की सेल्फ स्टडी के लिए जो मैंने रेफ़र किया था, मैंने अजय अग्रवाल सर के रिवीजन लेक्चर लिए थे। साथ ही साथ अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो एक फ़ायदा और होता है, हम किसी एक फैकल्टी तक ही लिमिट नहीं होती हमारी, हम चाहें तो किसी भी फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर ले सकते हैं। मतलब अगर हम किसी एक फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर ले रहे हैं, उसमें से अब कोई एक चैप्टर ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो वो चैप्टर का रिवीजन लेक्चर हम किसी और टीचर का ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने रिवीजन लेक्चर लिए अजय अग्रवाल सर के, ठीक है। और बाद में लास्ट टाइम पे कुछ छोटे छोटे से इंडेस थे तो उनके रिवीजन लेक्चर मैंने आकाश कंदोई सर से भी लिए हैं। आपको इन दोनों के रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पर मिल जाएंगे और सारे चैप्टर के मोस्टली सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आप रिवीजन लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। अब स्टार्ट कैसे करना है हमें, सबसे पहले तो देखो, ये मैंने अपना बताया जो मैंने रिवीजन लेक्चर लिए, आप इनके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप 1-2 क्लासेस लेके देखो, मतलब 1-2 लेक्चर लेके देख लो। अगर समझ में आ रहा है तो फिर इसी से कंटिन्यू करो, नहीं समझ में आ रहा तो किसी और टीचर के देख लो। जो आपको अच्छे से समझ में आए आपको वो करना है, ठीक है। तो अब जैसे हम क्या करेंगे, एक हमने रिवीजन लेक्चर लिया सबसे पहले चैप्टर का, ठीक है, एक रिवीजन लेक्चर हमने लिया। अब ये लेने के बाद हमें क्या करना है, इसको ही दोबारा से रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट नोट्स से, ठीक है। कॉन्सेप्ट नोट आप अगर अजय अग्रवाल की रिवीजन लेक्चर ले रहे हैं तो उनका आपको कॉन्सेप्ट नोट्स फ्री में मिल जाएंगे उनकी साइट पर। वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एफआर के आपको सारे कॉन्सेप्ट नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट नोट्स से हमने रिवाइज़ किया और उसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन बैंक से इसको रिवाइज़ करेंगे। तो आप जब भी स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडीज़ को तो आपको 2 चीज़ अपने पास रखनी है, पहला कॉन्सेप्ट नोट्स और दूसरा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक इसलिए क्योंकि अगर हम स्टडी मटेरियल से करेंगे तो वहाँ पर कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, सारे नहीं होते, और वो एनफ नहीं है। अगर हमें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो हमें सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन बैंक किसी भी टीचर का जिनका आपको समझ में आता है, आप एक वो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और उससे अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या हमें सीरियल वाइज ही चलना चाहिए एफआर की प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे हमें सीरियल वाइज चैप्टर दे रखे हैं, क्या हमें भी वैसे ही प्रिपेयर करने चाहिए। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने अपना जिस तरीके से स्टार्ट किया था, जो भी सबसे बड़े चैप्टर थे जैसे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंडेस 103 हो गया, इंडेस 110 हो गया, या फिर 116 लीजेस हो गया, या इसके अलावा 115 रेवेन्यू हो गया, ये वो सारे चैप्टर हैं जिनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, और थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे मार्क्स का इससे कवरेज हो जाता है। और एक इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब अपनी स्टडीज़ शुरू करने वाले हैं तो आप पहले जो भी बड़े बड़े चैप्टर हैं उनसे स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप इससे करेंगे तो पहली चीज़ क्या होगी, जो जिनका वेटेज ज़्यादा है हम पहले वो कवर कर लेंगे। अब बाकी जब हमारा इतना पोर्शन हो जाएगा तो बस कुछ ही चैप्टर बचेंगे और वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। अगर आप चाहेंगे तो वो सारे चैप्टर आप 3 से 4 दिन में सारे चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है।
तो इन सारे चैप्टर्स को मैंने क्या किया, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट तो ये आ गया, मुझे फर्स्ट नंबर पे करने हैं इंडेस 103, इंडेस 110, 109 और 116 और 115। ये सारे मेजर चैप्टर्स आ गए जिनकी कवरेज सबसे ज़्यादा है एग्जाम में। तो पहले ये सारे चैप्टर मुझे कवर करने हैं। टाइम को ध्यान में इतना नहीं रखना है, जितना टाइम लग रहा है लगाओ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले ये सारे चैप्टर्स निपटा दिए। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैंने रखा इंडेस 16, इंडेस 38 और इंडेस 40। ये तीनों एक जैसे इंडेस है, यानी कि पीपीई, इंटेंजिबल और फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये तीनों एक जैसे इंडेस है। तो एक पार्ट हमने इसका रख लिया। जब वो वाला हमारा मेजर पार्ट कंप्लीट हुआ तो मैंने ये सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट किया अपना करना, ठीक है। और फिर इसके बाद थर्ड नंबर पर कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडेस, जैसे इंडेस 23 हो गया, इंडेस 33 हो गया, इंडेस 21। तो इस तरीके के जो इंडेस थे वो मैंने पार्ट 3 में रखा, ठीक है। अब ये सारे जब मेरे कवर हो गए, फिर बस कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स बचते हैं जिनमें से बहुत कम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा। तो वो वाले जो मिसलेनियस वाले हैं ना, तो वो सारे इंडेस आप 2 दिन में भी कवर कर सकते हो। लेकिन ये वाले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और इसको बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको लिख कर तो करके देखना ही है। ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई रिवीजन लेक्चर लिया उसमें साथ में अगर कोई क्वेश्चन करवा दिया तो वो आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने जो क्वेश्चन बैंक लिया है, आप वो क्वेश्चन बैंक लेकर बैठिए। पहले आपने अपना रिवीजन लेक्चर कंप्लीट किया, देन आपने उसका कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज किया, उसके बाद आप उस चैप्टर पर आ गए। अब उस चैप्टर पर आने के बाद क्वेश्चन कैसे करने हैं, जैसे एक ही टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आपको सारे नहीं करने, आप बस सबसे पहले एक तो कॉमन वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखो कि अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें मेजर सारी एडजस्टमेंट कवर हो रही हैं, फिर आप वो वाला एक क्वेश्चन कर लो। या फिर जैसे अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे स्टेप अप एक्विजिशन हो गया, या फिर साथ में आपका कॉमन कंट्रोल हो गया, मर्जर हो गया, तो सारे टॉपिक का एक एक क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि हम एक ही टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जिसमें सारी एडजस्टमेंट कवर हो गई वो वाला एक क्वेश्चन हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक आया, एक ही चैप्टर का दूसरा टॉपिक आया, जैसे हमारा आ गया कॉमन कंट्रोल। अब कॉमन कंट्रोल के 4-5 क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन कोई भी कर लेंगे जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक आया, फिर उसका भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम भी थोड़ा सा सेव कर पाएँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एफआर में जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उसको, एक चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन लेक्चर लिया, बस उतना ही जिसमें वो वाला कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है, फिर उसको हमने कॉन्सेप्ट नोट से कवर किया, फिर उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। फिर दूसरा पोर्शन देखा, फिर उसका कॉन्सेप्ट नोट से एक बार रिवाइज किया, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लिए। लेकिन अगर छोटा सा चैप्टर है तो एक बार में पूरा रिवीजन लेक्चर देखो, देन उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट नोट्स में आ जाओ, फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ये रहेगी आपकी एफआर की अप्रोच। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एफआर हमें कैसे स्टार्ट करना है और किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब एफआर में कितना टाइम लगेगा ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है, आपका टाइम टेबल आप कैसे बनाते हो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेते हो, आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट लेते हो, या एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करते हो, तो ये आपके ऊपर है पूरा, ठीक है। तो टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए कि किस तरीके से आपको सारे चैप्टर्स को कवर करना है। ये मेजर मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है एएफएम। एएफएम के लिए मैंने पहले ही एक डिटेल स्ट्रैटेजी वाली वीडियो अपनी अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा तीसरा सब्जेक्ट ऑडिट। ऑडिट के लिए भी पैटर्न सब में सेम रहेगा कि सबसे पहले आपको रिवीजन लेक्चर लेना है, देन आपको कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज करने हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो अब रिवीजन लेक्चर आप कौन से टीचर के ले सकते हैं, मैंने लिए थे रिवीजन लेक्चर कपिल गोयल सर के। अब आप एक बार चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पर आपको सारे चैप्टर के रिवीजन लेक्चर मिल रहे हैं या फिर नहीं। 3 टीचर हैं जिनके रिवीजन लेक्चर मैंने देखे हुए हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। जैसे कि पहले हो गए हमारे कपिल गोयल सर, देन दूसरे आ जाते हैं शुभम केशवानी सर और तीसरे सानिध्य सराफ सर। आप एक बार चेक कर लीजिए, जिसके भी आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे रिवीजन लेक्चर, आप उनको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑडिट की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। तो ऑडिट में आप एक बात समझ लीजिए, ऑडिट में लोगों के नंबर क्यों नहीं आते, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आधी चीज़ें तो ऐसी हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, मतलब हमें उसके प्रोसेस को पूरा समझना होगा, तभी हम जो भी हमारे सामने केस स्टडी आएगी उसे हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आधा पोर्शन ऐसा है जो हमें रटना ही होगा। आप कितना ही कह लो कि हम इसे समझ के कर लेंगे तो वो आपको मार्क्स उसमें नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो कुछ पॉइंट्स में डिवाइड है। जैसे एक टॉपिक है उसमें 6-7
मतलब पॉइंट्स लिखे हैं। आप अगर पेपर में वो क्वेश्चन आया और आप अपने मन से कुछ भी लिखा है, जो आपने उसके बारे में समझा, आप अपने मन से लिखा है, तो उसमें नंबर नहीं मिलते हैं, आपको उसको रटना ही पड़ेगा। अगर 6 पॉइंट हैं तो 4 पॉइंट आपको उसमें लिखने होंगे। अब ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको 10 दिन पढ़ रहे हो, उसके बाद आपने कोई और सब्जेक्ट शुरू कर दिया, 4-5 दिन आपने ऑडिट को खोल के नहीं देखा, तो जब आप 4-5 दिन के बाद दोबारा से ऑडिट की बुक खोलोगे तो आपको सब कुछ ब्लैंक लगेगा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो ऑडिट को क्या करना है, इसको सारे सब्जेक्ट के साथ हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। डेली आप आधे से 1 घंटा ऑडिट के लिए निकालो, भले ही आप 2-3 क्वेश्चन करके देख लो या फिर कोई एक ऐसे पढ़ लो या कुछ भी कर लो, पर ऑडिट को छोड़ना नहीं है। जैसे ही आपने ऑडिट को छोड़ा, ये पूरा का पूरा फिर से ब्लैंक हो जाएगा, 0 पे आ जाओगे आप दोबारा से। तो ऑडिट को बिल्कुल भी छोड़ना मत, इसको साथ साथ चलाते रहना, ठीक है। ऑडिट के लिए सेम वही कि आपने पहले रिवीजन लेक्चर लिया, देन उसके बाद आपके पास अगर कोई भी बुक है किसी भी टीचर की, आप उसको एक बार रीड कर लो, मतलब ऐसे है तो एक बार उसको समझ लो दोबारा से, या फिर अगर नहीं भी है तो सीधे क्वेश्चन बैंक आप ले लो किसी भी टीचर का, और क्वेश्चन बैंक लेकर और फिर आप क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस भी जब आप करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको देखना नहीं है आंसर कैसे दिया हुआ है, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन उठाओ, जो आपने समझा उसको लिख कर देखो कि आप कैसे अपने आंसर को लिख रहे हो, फिर उस आंसर को मिलाओ जो उस क्वेश्चन बैंक में आपको आंसर दिया है, उससे मिलाकर देखो कि कहाँ पर गलती हो रही है, उसमें कितना बड़ा आंसर है और आपने कितना लिखा है, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो उसमें है और आपने अपने आंसर में नहीं लिखे। तो धीरे धीरे आप देखोगे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगेगी, और आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आप जो आंसर लिख रहे हो उसमें सारे वो पॉइंट्स कवर होंगे जो इंस्टीट्यूट के आंसर में कवर है। तो इस तरीके से आप ऑडिट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है डीटी। अब डीटी के लिए जैसे आपको पता है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो डीटी के लिए अगर पॉसिबल हो तो क्लासेस ले लीजिए, अगर नहीं है पॉसिबल कोई बात नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बीबी सर के लेक्चर ले सकते हैं। मैंने ये सेल्फ ही किया था, डीटी भी आईडीटी भी सारे मैंने सेल्फ किए हैं, बस एक मैंने एएफएम की क्लासेस ली थी, इसके अलावा कोई भी क्लासेस मैंने नहीं ली है, सारी चीज़ें सेल्फ की हैं। बस जब आप डीटी करते हो सेल्फ, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि डीटी एक बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने खुद के एफर्ट्स डालने हैं, मतलब आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सब कुछ आपको मिलेगा नहीं यूट्यूब पे, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा कहाँ पे चेंज हुए हैं, कहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें सब कुछ पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो डीटी के लिए हम क्या करेंगे, बीबी सर के आप रिविज़न लेक्चर ले सकते हैं। रिवीजन लेक्चर लेने के बाद क्वेश्चन बैंक तो मस्ट है, ठीक है, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक। तो आप एक क्वेश्चन बैंक मंगवा लीजिए उन्हीं का, या किसी भी टीचर का जो समझ में आ रहा है आप उनके ले लो। डीटी के लिए एक चीज़ और, हाँ, आपको अगर कॉन्सेप्ट नोट्स चाहिए डीटी के भी, अजय अग्रवाल सर की साइट पर AIR1CA उनकी साइट पर जाकर आप कॉन्सेप्ट नोट्स देख सकते हैं, उनके ज़्यादातर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नोट्स चाहिए और आपको फ्री में चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन बैंक आप किसी भी टीचर का रेफ़र कर लीजिए, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसको चीज़ों को समझना, और सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल भी जाएंगी। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, कैसे एफर्ट्स डालने हैं हमें, तो हमें ये चेक करते रहना है कि कौन सी अमेंडमेंट आ रही हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन सी चीज़ें रेलिवेंट हैं जो हमें कवर करनी है। क्योंकि जब हम रिवीजन लेक्चर लेते हैं तो वो रिवीजन लेक्चर बिल्कुल अपडेटेड तो नहीं होते, कभी कभी मिल जाते हैं अपडेटेड, लेकिन वरना हमेशा क्या होता है, वो एक अटैम्प्ट पहले के ही रिवीजन लेक्चर हमें मिलते हैं। हमारे अटैम्प्ट वाली जो रिवीजन लेक्चर आते हैं वो तो एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले आते हैं। अब इतनी जल्दी तो प्रिपरेशन नहीं हो सकती ना, तो आपको जो रिवीजन लेक्चर मिल रहे हैं आप उससे करिए, लेकिन उसके बाद आप सारे अमेंडमेंट कवर करिए, साथ साथ सारे केस लॉज भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। और डीटी में भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे आपको नहीं करने हैं, जो भी जैसे एक कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो जो कॉमन क्वेश्चन है ना उसमें से केवल एक उठा लो, फिर अगले टॉपिक पे आओ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जो एक बड़ा क्वेश्चन है मतलब जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, वो वाला सॉल्व करके देखो, ठीक है। सारे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जो सेम क्वेश्चन है उसको छोड़ सकते हैं, और साथ में जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, उसको टिक करो कि ये वाला हमें दोबारा से करके देखना है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईडीटी की। तो आईडीटी के लिए मैंने रेफ़र किए थे विशाल सर के रिवीजन लेक्चर, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो यूट्यूब पर शायद उनके रिवीजन लेक्चर कंप्लीट नहीं है, तो आप किसी और टीचर के भी ले सकते हैं, जैसे सुरेंद्र सर हैं, उनके सारे रिवीजन लेक्चर आई थिंक आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ उनके जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं वो फिर से अजय अग्रवाल सर की साइट पर आपको फ्री में मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। और किसी भी एक टीचर का जिनके आप रिवीजन लेक्चर ले रहे हैं उनके आप क्वेश्चन बैंक भी मंगवा सकते हैं, और उससे आप आईडीटी के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। अब इसमें आईडीटी में क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको सीरियल वाइज चलना है।
जैसे मैंने आपको FR में बताया कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनकी कवरेज ज़्यादा है उनको आप पहले करो, लेकिन IDT में ये मत करना। IDT में पहले आप सीरियल वाइज चलो, इंट्रोडक्शन टू GST पहला चैप्टर यही करना, तो इसको सीरियल वाइज सारे चैप्टर कंप्लीट करो। पहले वाले मतलब रिवीजन में आपको बिल्कुल अच्छे से सीरियल वाइज चलना है, लेकिन दूसरे रिवीजन में आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनसे स्टार्ट करना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जब बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप आगे का कैसे समझोगे। इसलिए मैंने आपसे ऐसा बोला कि आपको सीरियल वाइज चलना है। जब एक बार सब कुछ समझ में आ गया, फिर जब हम दूसरा रिवीजन कर रहे हैं तो हम अच्छे से करेंगे। अब हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनकी कवरेज ज़्यादा है उनको पहले स्टार्ट करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक है उनको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। IDT में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपकी मस्ट है, आपको करनी ही करनी है। इसमें भी ज़्यादातर केस स्टडीज़ आती है, तो आपको अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन बैंक ऐसा लेना है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ कवर हो, मतलब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी हो, पास्ट एग्जाम के भी हो जाएं, साथ साथ MTP RTP वगैरह में जो भी क्वेश्चन आए वो मिल जाएं। और दूसरी चीज़ क्या देखना है कि सारे अमेंडमेंट कवर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने अमेंडमेंट कवर नहीं किए तो फिर आपके एग्ज़ाम में नंबर आना तो बहुत दूर की बात है। IDT और DT दोनों में जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे अमेंडमेंट आते हैं, और अभी भी IDT में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। अभी जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी 53rd मीटिंग, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पूरा लॉ ही एक तरीके से ये लोग चेंज करते रहते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और ये देख लेना है कि आपके अटैम्प्ट में कौन कौन से चेंजेस रेलिवेंट हैं, उनको ठीक से करके जाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ जब एग्ज़ाम देने आप जाओगे उससे पहले, मतलब जो एग्ज़ाम की डेट है उससे कम 1 महीना पहले ये देख लेना कि सब कुछ कवर हो चुका है, कोई भी अमेंडमेंट हमसे छूटा तो नहीं है। सेल्फ स्टडी जब हम करते हैं तो बस एक यही प्रॉब्लम रहती है कि हमें सारे अमेंडमेंट नहीं मिल पाते। जिन लोगों ने क्लासेस लिए हैं उनके सारे टीचर उनकी पूरी हेल्प करते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं कि ये अमेंडमेंट आपके लिए रेलिवेंट है। तो आपको ये सब खुद करना है, थोड़े से एफर्ट्स आपको डालने हैं और सब कुछ कवर करके चलना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाले हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से सब कुछ कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।